सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो फिर तो सिल्डिंग का कोई बात नहीं है। तो सर आयोनाइजेशन एनर्जी अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है तो जो भी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके अगेंस्ट हमें एनर्जी देना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है बाहर से, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है सर। एटम्स अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप आयोनाइज नहीं होगा, उसका कुछ स्टेबिलिटी होता है तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है। सो आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम, सबसे बड़ी बात ये है कि आयंस में ये ध्यान रखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम डिफाइन करते हैं तो गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइन होता है। जो मेटल्स होते हैं जो आयोनाइज होते हैं जनरली वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो पहले उसे हम हीट ऑफ सब्लिमेशन देते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद जो एनर्जी कंज्यूम होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, दैट इज कंसिडर्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी देखे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के फॉर्म में आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या क्लियर है ये बात? अब हम लोग देखते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट टर्म है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है ये? एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकाल लिया किसी भी एटम से, तो उसके बाद जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप आयोनाइजेशन एनर्जी एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ केटायन, आफ्टर formation of cation, it is difficult to remove electron because of Z effective increases. So successive ionization energy is always higher, है ना? आर हाइयर कहने का मतलब है कि अगर कोई आइसोलेटेड गैसियस मेटल है, इससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आयोनाइज कर रहे हैं इसको, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1, तो अब अगर आप मेटल केटायन में से एक इलेक्ट्रॉन फर्दर निकालने की कोशिश करेंगे और मेटल 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन देंगे, मेटल 2 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो सर यहाँ जो एनर्जी यूज होगा, जो आपका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा सर, दिस इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। M2 प्लस से अगर आप इसको M3 प्लस गैस में कन्वर्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, तो ये इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। इसको अगर हम I3 लिखते हैं तो सर रिलेशन ऐसा है कि I3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन I2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन I1। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा हायर होगा, क्योंकि केटायन से इलेक्ट्रॉन को निकालना, जेड इफेक्टिव सर कांस्टेंट रह रहा है, जेड इफेक्टिव और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा सर। जेड इफेक्टिव कांस्टेंट नहीं बोलिए, इस रिस्पेक्ट में आप इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को, एटम को आयोनाइज, केटायन को आयोनाइज करने के लिए, राइट? चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी।
factors affecting ionization energy. Factors affecting ionization energy. फर्स्ट लिख रहे हैं हम लोग साइज ऑफ एटम और आयन. साइज ऑफ एटम और आयन. सो हम लोग जानते हैं ये चीज कि सर किसी एटम का साइज अगर छोटा है तो इसके पीछे रीजन है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो टाइटली बॉन्डेड होगा न्यूक्लियस से, और साइज अगर बहुत बड़ा है तो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा न्यूक्लियस से, तो उसको आयोनाइज करना आसान होगा. तो साइज से कैसे रिलेट होगा ये चीज? रिलेट होगा कि लार्जर विल बी द साइज, स्मॉलर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी. करेक्ट. लार्जर will be the size, smaller will be the force of attraction, the force of attraction. Easier will be removal of electron, easier will be the removal of electron, and smaller will be ionization energy. क्लियर है बात? सो सर आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है. एटॉमिक साइज हो, आयनिक साइज हो, साइज बड़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम. डन. Yes, sir. Yes, sir. साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है. और कैसे डिपेंड करता है? लोअर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हायर विल बी द साइज. तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव का. सो सेकंड लिख रहे हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव का रिलेशन होगा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन. जेड इफेक्टिव ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा. जेड इफेक्टिव ज्यादा का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उस केस में हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए. तीसरा चीज है पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल. पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल. आपको पता है कि एस सबसेल जो है वो मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है देन पी देन डी देन एफ. ये पेनिट्रेशन है, इसी को पेनिट्रेशन बोलते हैं कि न्यूक्लियस से कौन सा सबसेल क्लोज है. बात समझिए जरा. मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर हैं, अगर हम फिफ्थ सेल की बात कर रहे हैं तो 5 का एस जो होगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज होगा इन कंपैरिजन टू 5p 5d 5f. ठीक है, तो इसी को पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं. सो हायर इज द पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल, higher is the penetration of orbital, more energy will be required more energy will be required to remove Light up. will be required to remove the electron that is ionization energy also depends
upon type of orbital from which electron is removed. Orbital from which electron to be removed, that is आयोनाइजेशन एनर्जी अगर s ऑर्बिटल से रिलीज करना है इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू p देन d देन f. ये पेनिट्रेशन पावर होता है किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर की बात है. 5p में इलेक्ट्रॉन है 5s में इलेक्ट्रॉन है, किसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा? 5s वाले को. समझ रहे हो? So SPDF penetration होता है if other factor are same. क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. चलिए फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी ये बात डिपेंड करता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे है? तो हमें जैसे कि पता है सर कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, और अगर कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल हुआ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी टास्क नहीं होगा, टफ टास्क होगा. आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा. सो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एंड fully filled orbital are relatively more stable. More stable. So it is difficult to remove electron from such electronic configuration right, and hence ionization energy is high. मतलब ये हुआ कि अगर किसी एलिमेंट का, एटम का या आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p3 है या d5 है या f14 है या 7 है, सॉरी हाफ फील्ड ले रहे हैं तो हाफ फील्ड लीजिए, f7 है, या फिर कंप्लीटली फील्ड है, p6 कॉन्फ़िगरेशन है, d10 कॉन्फ़िगरेशन है, f14 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होंगे? वेरी हाई. आता है बात समझ में? नहीं आता है? चलिए हम लोग करेंगे कुछ एग्जांपल वाइज चीजें. पेरियोडिसिटी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, जनरल ट्रेंड क्या होता है सर पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी? पेरियोडिसिटी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. First point, along the period लेफ्ट टू राइट, पीरियड में अगर आप जाएंगे तो Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है, ये सब बातें आपको पता है. तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा. along group top to bottom, Z effective remains constant, size increases, so ionization energy decreases.
क्लियर। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पीरियड फर्स्ट हाइड्रोजन है और हीलियम। आयनाइज एनर्जी किसका ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, हीलियम का आयनाइज एनर्जी ज्यादा होगा। पीरियड सेकेंड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नियन है, इनर्ट गैस है, उसको क्या देखना है, उसका आयनाइज एनर्जी तो है ही। चलिए इसमें जनरल ट्रेंड हमें क्या बताता है? जनरल ट्रेंड बताता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइज एनर्जी बढ़ना चाहिए, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, और लेफ्ट टू राइट आयनाइज एनर्जी बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिएगा तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होता है, 1s2 2s2। देखिए सेकंड सेल कंप्लीटली फिल। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2, 1s2 को छोड़ देते हैं, वैलेंस सेल केवल लिखते हैं, तो ये होता है 2s2 और 2p3। देख लीजिए 2p3 वाली सिस्टम, समझ रहे हैं? तो ऐसे कार्बन का देखिएगा तो कार्बन में कोई ऐसा स्पेशल कन्फिग्रेशन नहीं है, 2s2 और 2p2 है। तो क्या हाफ फिल थोड़ी है, फुल फिल थोड़ी है, कोई स्पेशल कन्फिग्रेशन। तो इस स्पेशल कन्फिग्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि एक प्लेस जंप कर जाता है कि क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। सर अगर आप नियन भी ले लें तो नियन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं। देन फ्लोरीन, देन होना चाहिए था ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता है। इसके बाद आता है नंबर नाइट्रोजन का, फिर आता है ऑक्सीजन का। अरे बात समझ में आया नहीं आया बोलो? अरे Yes, हाफ फील्ड समझ में yes, आया कि sir. नहीं? Yes, sir. हाफ फील्ड, सो हाफ फील्ड के वजह से नाइट्रोजन का पोजीशन एक जंप कर गया, बेरिलियम का पोजीशन एक जंप कर जाएगा, तो इसके बाद क्या आएगा? कार्बन। कार्बन के बाद आना चाहिए था किसको? बोरॉन को, लेकिन क्या आएगा? बेरिलियम। अब क्या आएगा? बोरॉन। अब क्या आएगा? लिथियम। अरे बात समझ में आता है? Yes, sir. तो लिखिए फिर, आता है समझ में तो, और क्या। Yes, sir. चलिए पीरियड थर्ड। थर्ड पीरियड में क्या सब है भाई? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है ना, हो गया ना खत्म कहानी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? आर्गन सबसे ज्यादा, सही बात है। देन क्लोरीन, देन सल्फर नहीं फास्फोरस, देन सल्फर, देन सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सोडियम। तो ये बातें हैं। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझ में आया कि सर नॉर्मल ट्रेंड जो है वो तो है ही, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ स्टेप की बातें हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाली चीजें हैं, तो वहां पे वो बातें फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है सर। ग्रुप में आ जाइए। ग्रुप फर्स्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। क्या होगा? कोई एक्सेप्शन नहीं, एकदम स्मूथली वेरी करता है। ग्रुप सेकेंड बेरियम, बेरियम, ठीक है, अगर उल्टा लिखेंगे आप तो क्यों लिखेंगे उल्टा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम। क्या होगा ऑर्डर? ये होगा। ठीक है ना, टॉप टू बॉटम क्या होने वाला है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है सर। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, बोलो कोई। किसका होता है? Sir, helium. हीलियम 1s2, वेरी गुड।
मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है? सर केसीएम। कौन सा? सर सीजियम। सीजियम। सबसे ज्यादा साइज CS होता है ना, सीजियम। लार्ज साइज, लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन अ फोटो सेल। सीजियम को किसमें यूज करते हैं? फोटो सेल बनाने में। कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज। बताइए तो क्या होगा ऑर्डर दोस्त? क्रोमियम 24 और मैग्नीज 25। सर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज मोर देन मैंगनीज। क्रोमियम का क्या होगा? सर मोर होगा। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आर्गन। आर्गन का होता है 18। उसके बाद का कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18। ऐसे लिख सकते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। यस सर। तो ये हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड, बोलिए किसका ज्यादा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीज का ज्यादा होगा क्रोमियम से, लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम का ज्यादा होगा मैग्नीज से। क्या ये बात जो हम लिखे वो समझ में आया? चेक करो। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा, इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा। सो मैग्नीज का कम होगा, क्रोमियम का ज्यादा होगा। समझ में आता है बात? सर। यस बोलो। सर। सो फर्स्ट ऐसे भी कंपैरिजन रहता है। फर्स्ट आईपी कंपेयर करो, सेकंड आईपी कंपेयर करो, थर्ड आईपी कंपेयर करो। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस बनाते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखना चाहिए। डन। चलिए, तीसरा टर्म है अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन किए थे? याद है किसी को? नहीं याद है? तो डिवीजन करेंगे तब याद होगा ना। कहाँ से याद होगा? द एनर्जी रिलीज्ड on adding 1 mole of electron to one mole of natural atom, sorry, 1 mole of neutral atom in its gaseous state to form anion
is called electron affinity. ए कोई गैसीय एटम है, इलेक्ट्रॉन ऐड करके ए माइनस गैसीय एटम में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका होता है डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी गेन होता है डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन इजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं इसको। सो डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है कि फर्स्ट केस में तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, लेकिन समटाइम्स सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है रिलीज होने के बजाय। क्यों ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जब कोई एनायन बनता है तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब इसके वजह से अनदर इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करेंगे तो आपको डिफिकल्टीज जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल करेगा, है ना। तो उसके लिए आपको उल्टा एनर्जी देना पड़ेगा, रिक्वायर्ड होगा। So on adding one more electron, to an anion, there is a repulsion. There is a repulsion between the negative charge electron and anion. So in order to manage, in order to counter that repulsive force, energy has to provide to the system. Energy has to provide to the system. And hence second electron affinity is always पॉजिटिव। तो इसमें ये डिश था, एक गैसीय एटम है, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके ए माइनस गैसीय एटम आयंस बनाए, एनायन, ए माइनस एनायन बनाए। इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, ये रिलीज्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे अगर आप डेल्टा इजी के फॉर्म में लिखिएगा तो दिस इज नेगेटिव, ये रिलीज्ड होगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आता है ना दोस्त? ये कंफ्यूजन है? बोलिए। नो सर। फर्दर इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेंगे इसमें A2 माइनस में जब आप कन्वर्ट करिएगा, अगर इसको आप A2 लिखते हैं तो डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड जो होगा दिस इज इक्वल टू EA2, और ये इंडोथर्मिक होगा, ये एनर्जी गेन करेगा, इसीलिए ये पॉजिटिव होगा। सो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होने लगता है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा के A3 माइनस में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। चूंकि केमिकल रिएक्शन में कोई भी चीज माइनस लिखने का परंपरा नहीं रहा है, ठीक ना,
तो इसको एक्चुअली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड लिखा जाता है, लेकिन हम लोग इधर लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 लिख दिए, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी EA3 लिख देते हैं। सो ये सर आपका EA2 और EA3 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगा वो नेगेटिव होगा। और नोट कर लीजिए आप ये कि सर जो EA2 का वैल्यू है, दिस इज ग्रेटर देन EA1 मैग्नीट्यूड वाइज। सो EA1 plus EA2 is greater than 0. So overall process endothermic हो जाता है। So सक्सेसिव के केस में ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है। चलें, नेक्स्ट टर्म है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एकदम सेम टर्म होता, सेम चीजें होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पार्टिसिपेंट का नंबर फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है गाइस आज? 22, 23, 25 ऐसा क्यों हो रहा है? इन बिटवीन में कौन ज्यादा है, आ रहे हैं? दो तीन लोग परेशान आत्मा, भटकती आत्मा क्या करते हैं, भटक रहे हैं इधर से उधर। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट, सेम एटॉमिक साइज। Electron affinity is inversely proportional to atomic size. दूसरा Z effective. Electron affinity is directly proportional to Z effective. बिल्कुल आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे। कुछ कुछ चीजें डिफरेंट है। तीसरा, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ पा रहे हैं ना ये चीज कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी की क्या बात कर रहे हैं? हाफ फिल फुल फिल वाली बात। लाइक अगर आप ग्रुप 2 की बात करो तो 2 में क्या होता है? 2s 1s सॉरी 1s 2s 3s 4s सब कंप्लीटली फिल्ड है। ग्रुप 2 की बात करो, आप ग्रुप 12 की बात करो। ग्रुप 12 समझ रहे हो? जिंक वाला और जिंक वाला ग्रुप, उसको हम लोग टिपिकल ट्रांजिशन में रखे थे क्योंकि उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, लेकिन वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उसके। सो G2 हो गया, G12 हो गया, या फिर आपका G15 हो गया। ग्रुप 15 ले लो, क्या होता है ग्रुप 15 में? हाफ फील्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ग्रुप 18 तो आप जानते ही हो, 8 इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इनर्ट गैस। तो ये सब जो ग्रुप होता है ना, इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत हाई होती है। हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Periodicity. First, a long period. Left to right, Z effective increases. Atomic size decreases.
सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट। along group top to bottom size increases, ज्यादा इफेक्टिव डिफेंस सेम नहीं लिखे हैं, अब आपको 2-3 बार लिखने के बाद याद हो गया होगा वो चीजें। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख देते हैं डिक्रीजेस। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पीरियड सेकेंड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियन। ठीक है, सबका एटॉमिक नंबर पता है आपको, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है, 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, ये हो गया 2p2, ये हो गया 2p3 हाफ फिल्ड नाइट्रोजन, ये हो गया 2p4, ये हो गया 2p5 और ये हो गया 2p6 कंप्लीटली फिल्ड। कोई दिक्कत नहीं। सो 2p6, 2p3 नाइट्रोजन वाली पार्ट और 2s2 वाली पार्ट, ये 3 चीजें हैं। ठीक ना। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियन सबसे कम, इनर्ट गैस है देखेंगे। इसके बाद आते हैं बेरिलियम से, बेरिलियम, देन नाइट्रोजन, देन बोरॉन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका, फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन का, लिथियम, बोरॉन, नाइट्रोजन। इनर्ट गैस है जिसका देखेंगे नियन का लगभग 0 होता है। बेरिलियम का भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट 0 होता है, नाइट्रोजन का 0.2 होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देखिएगा तो ये 0.33 होता है, ये 0.54 होता है। कुछ हमारे पास अवेलेबल है तो मैं लिख देता हूँ, डेटा याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 1.13 होता है, ऑक्सीजन के केस में 1.48 होता है और फ्लोरीन के केस में 3.62। ये एब्सोल्यूट वैल्यू बस कंपैरिजन के लिए थोड़ा दिमाग में रखेंगे कि ऐसा कुछ होता है, दैट्स इट। ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या होना चाहिए ऑर्डर, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, लेकिन होता नहीं है। फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। क्लियर ना। यस सर। ये ऑर्डर होता है। क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों होता है, सर क्लोरीन फुलफिल्ड, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, लार्ज या हाई चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं। हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी होता है ड्यू टू विच it repel coming electron, it repel incoming electron, it repel incoming electron। बट क्लोरीन का साइज जो है वो थोड़ा सा एडिकेट साइज होता है सर, तो वहां पे रिपल्सन जैसी कोई बातें नहीं होती है।
समझ में आ रहा है बात? सो फ्लोरीन का ये जरूर ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होता है। स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, बहुत छोटा साइज होता है फ्लोरीन का, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिसके वजह से फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू थोड़ा कम होता है क्लोरीन से। सिमिलरली 2-3 जगह पे ये चीजें लगता है कॉन्सेप्ट। सिमिलरली आप ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट ऑफ सल्फर, ऐसे ही सेम एक्सप्लेनेशन है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फॉस्फोरस, एक्सप्लेनेशन सेम है। सबको समझ में आया एक्सप्लेनेशन या नहीं? कुछ लोग बोलते हैं, वही लोग हाँ यस सर नो सर करके क्लास आगे बढ़ जाते हैं। अंकित कुमार पांडे, क्लियर है ना सबको? यस सब सर। अपने अपने लिए पढ़ाई करिए, जिसको क्लियर ना हो वो अपने लिए आवाज बुलंद करिए। आप डेमोक्रेसी में हैं, आपको बोलने का पूरा अधिकार है। फोर्थ टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऐसा नहीं कि वो बोल दिया यस। हाँ जी, कोई एक बोल दिया यस सर, आप भी बोल दिए यस सर, उसी के बहाने ऐसा नहीं करेंगे। अपना अपना प्रॉब्लम बताइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है पावर ऑफ किस पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कंपेरेबल चीज है, ठीक है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कंपेरेबल चीज है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता नहीं। हालांकि डिफाइन किया गया है, फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग 4 लेते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 लिया जाता है। बट ये सब कंपेरेबल चीज होता है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर 2 हेट्रो एटम्स है ना सर, ए और बी, तो ये तय है कि कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम कैसे हो जाएगा? एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। हाँ, कंपेरेबल हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल हो, 2 पॉइंट के बाद डिफर कर रहा हो, 3 पॉइंट के बाद डिफर कर रहा हो, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करता है कि ये जो शेयरिंग हुआ है ना बॉन्ड में, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आप दिखा रहे हैं नजर, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या इस दोनों एटम के एटॉमिक न्यूक्लियाई के बिल्कुल सेंटर में है? नहीं है। किधर है? जो मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपने तरफ इसको खींच के रखा हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट द पार्शियल चार्ज अराइजेस ऑन द एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड में भी, कोवेलेंट कंपाउंड में भी पार्शियल चार्ज अराइज होता है, और यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा हो जाए, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए सर, बी के पास बहुत ज्यादा पावर हो जाए ए के कंपैरिजन में, कंपैरेटिव टू ए के पास बहुत ही लेस अट्रैक्शन है, ए का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बहुत ही लूजली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ, और बी जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो सर ये कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा, बी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन छीन लेगा इससे, तो बी माइनस बन जाएगा, ए प्लस बन जाएगा। सो ये कंप्लीटली प्योरली आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। मतलब प्योर कोवेलेंट और प्योर आयनिक, प्योर कोवेलेंट कोई मॉलिक्यूल्स होता ही नहीं है। प्योर कोवेलेंट कौन होता है? Cl2 होता है, O2 होता है, N2 होता है, ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ना, ये प्योर कोवेलेंट है। क्योंकि एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो दोनों के पास अट्रैक्टिंग फोर्स सेम है। तो इसमें जो शेयर्ड पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्लोरीन से सेम अट्रैक्शन फील कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इट एग्जिस्ट बिटवीन द एक्जैक्टली इन बिटवीन द सेंटर ऑफ द 2 एटॉमिक न्यूक्लियाई। So no any partial charge separation takes place here. So it is purely covalent compound, purely covalent bond. क्या समझ में आ रहा है बात? अरे आ रहा है बात समझ में? So electronegativity is a यस सर। comparable thing. सर हम कंपैरिजन करते हैं, कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से अगर ज्यादा पावर रखता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का, तो हम उसको बोलते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम बोलते हैं इट इज द पावर ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द पावर of an element it is a power of an element to attract the shared pair of electron, to attract
the shared pair of electron between two covalently bonded atoms बॉन्डेड एटम, ठीक है। सो सर ए और बी के बीच बॉन्ड है, हम लोग देख सकते हैं सर ए पे डेल नेगेटिव और बी पे डेल पॉजिटिव। ये कब होगा? व्हेन ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। और सर इसी केस में ए पे डेल पॉजिटिव और बी पे डेल नेगेटिव आएगा when B is more electronegative than A. B is more electronegative than A. वैसे आप समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल क्रॉस कर रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। ओके, electronegativity can be measured क्या हो गया इसमें? Can be measured in different scale। इसीलिए बोलते हैं ये चीज थोड़ा बेटर होता है जब आप इलेक्ट्रॉन स्कूल का क्लास किए रहते हैं, स्कूल में जिसका कंप्लीट हो गया होगा, ओवरव्यू उसके पास होगा, तो उसको समझने में थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है। सो पहला स्केल हो गया पॉलिंग स्केल। जो पहली बार चीजें सुनते हैं ना इस तरह से, मिलीग्राम टू किलोग्राम वाली कॉन्सेप्ट जब आप सुनते हैं पहली बार, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, थोड़ा सा समझने में तकलीफ जाता है कि ये सब कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं पता सक्सेसिव में कहाँ घुस रहे हैं ना, कंपैरिजन में कहाँ जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी तकलीफ देती है। जब चीजें थोड़ा सा हैंडी हो जाता है, आप 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको समझने आ फील करने लगते हैं आप चीजों को, है ना। पॉलिंग स्केल, अंकित वर्नियर स्केल यार, तो वर्नियर स्केल तो फिजिक्स के लैब में देखे होंगे ना आप ये पॉलिंग स्केल है, और केमिस्ट्री में अपना ऐसा कुछ फिजिकल स्केल नहीं होता है दोस्त। तो वर्नियर स्केल ये तो आप फिजिक्स लैब में देखे होंगे ना। चलिए, यहाँ पे पॉलिंग स्केल पे मेजरमेंट का तरीका था कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू एटम इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ऑफ डेल। एंड व्हाट इज डेल? एक एक चीज को समझिए, इसमें क्या क्या है। डेल जो होता है दैट इज इन किलो कैलोरी पर मोल, एंड एक्स ए माइनस एक्स बी, अगर रूटीन अगर आप यूनिट बदल देंगे किसका, डेल का, तो यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट का बदल जाएगा 0.1017 अंडर रूट ऑफ डेल। कई सारे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है दोस्त, यही याद नहीं रहता है। जहां पे डेल होता है इज इन किलो जूल पर मोल, ठीक ना। ओके, ये डेल है क्या? ये डेल है where del is equal to bond energy of AB bond minus under root of bond energy of AA bond into bond energy of BB bond। देख रहे हैं कितना छोटा सा चीज है ये। कहने का मतलब ये है कि अगर आप A और B के बीच पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करना चाह रहे हैं, तो आप निकालिए कि A अपने A के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या है,
ए बी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, बी बी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या है। ये तीनों बॉन्ड एनर्जी आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं, बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में मेजर करते हैं। अगर ये डेटा किलो कैलोरी पर मोल में है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर ये डेटा किलो जूल पर मोल में है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कांस्टेंट का वैल्यू बदल जाएगा, ये 208 है, ये 1017। So XA minus XB जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है सर, दैट डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, एंड व्हाट इज डेल, डेल इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ A into bond energy of BB. What is XA, what is XB? XA is electronegativity of atom A, XB is the electronegativity of atom B. चलिए लिख देते हैं ये सब चीज भी हम, डोंट वरी, नॉट टू वरी। XA क्या है सर, electronegativity of atom A। आता है बात समझ में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। ए बी क्या है सर, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। ए क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड। आप लोग ऐसे लाइन मत मारिएगा दोस्त, आप लोग ठीक से लिखिएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। आता है बात समझ में, फटाफट देखिए। सेकेंड स्केल है मूलिकन स्केल, दोनों में रिलेशन होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। मूलिकन स्केल, फर्स्ट इज द पॉलिंग स्केल, सेकेंड मूलिकन स्केल। वर्नियर कैलिपर्स, आप स्क्रू गेज नहीं देखे क्या, आज सिर्फ वर्नियर स्केल देखे, वर्नियर कैलिपर्स। क्या यहाँ तक डन है? यस सर। आज कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? थोड़ा फास्ट ज्यादा हो गया क्या आज? मूलिकन स्केल करें या रहने दें? बोलिए, कल करें। करेंगे? यस सर, कल करेंगे। कल करेंगे। चलो डेफिनेशन लिख के छोड़ते हैं, एक्सप्लेन कर करेंगे। अकॉर्डिंग टू मूलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of an element of an atom is average of the two value, that is ionization energy and electron affinity। ये बोला किसी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो उस एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होता है। एक्स ए अगर निकालना है, एटम ए का अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2 कर दीजिए, ऐसा इसका मानना था। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम का मूलिकन स्केल पे अगर आप देखेंगे और
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोलिकन स्केल पे देखेंगे तो इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2, किसी भी एटम के लिए ये होता है। ठीक है सर, जो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होगा। सो हम लोग रिलेशन बिटवीन Pauling scale and Mulliken scale. Pauling and Mulliken scale. चलिए ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, रिलेशन बिटवीन Pauling scale and Mulliken scale. Factors affecting electronegativity, इफेक्टिव लिक्विड चार्ज, फलाना ढिमकाना, फिर पेरियोडिसिटी, फिर ये सब चीजें। ठीक है, ओके सर नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस क्या है? नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस आपको, अच्छा नया सिलेबस गया नहीं है, मैं अभी भिजवाता हूँ, देखता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.